रहे गीक बाय चॉइस। थर्ड एंड फोर्थ में के करंट अफेयर्स देखेंगे, बैंकिंग एंड फाइनेंस में देखेंगे समुद्र मंथन। अभी क्या हुआ है फ्रेंड्स कि ये जो वॉर चल रहा है यूएस का ईरान का, इसमें ऐसा हो रहा है कि कभी ऑयल के प्राइसेस ऊपर हो रहे हैं, कभी नीचे हो रहे हैं, कभी कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कभी कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इसीलिए सरकार ने एक ऐसी स्कीम निकाली थी समुद्र मंथन करके, अभी उसको रिवैम्प किया जा रहा है। तो समुद्र मंथन स्कीम क्या है? वो स्कीम ऐसी है कि उसमें हम हमारे देश में जितना भी लिमिटेड ऑयल है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल इंडिया 90% ऑफ इट्स ऑयल, जो क्रूड ऑयल है, वो बाहर से इंपोर्ट करता है, फिर रिफाइन करके हम अंदर ही यूज़ करते हैं 90%। 10% ही हम खुद माइन करते हैं। तो समुद्र मंथन के कुछ एस्पेक्ट्स है, कहीं कहीं पे एक्सप्लोरेशन हो रही है। क्या हो रही है देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अंडमान बेसिन अल्ट्रा डीप वाटर। यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड के पास थोड़ा गोताखोरी करके वहाँ पे हम रिसर्च कर रहे हैं। कितना डीप जा रहे हैं हम? 5 से 6 हज़ार मीटर, मतलब 5 से 6 किलोमीटर। एंड दिस इज डन बाय 2 गवर्नमेंट कंपनीज, दैट इज ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया। ओके। और यहाँ पे एक नंबर 7 की वेल है, वहाँ पे थोड़े से ऑयल के साइन मिल रहे हैं। दूसरा स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटिग्राफिक ड्रिलिंग, ये 3,200 करोड़ रुपए का ये एक प्रकल्प है। इसमें हम महानदी, सौराष्ट्र और बंगाल, महानदी समुंदर में गिरती है उड़ीसा से, और सौराष्ट्र मतलब अपना गुजरात, और बंगाल वहाँ के थोड़ा सा ऑफ शोर जाके, वहाँ जाके हम गोताखोरी करके कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मिल जाए, नहीं मिल रहा है। उसके बाद एक तीसरे नंबर पे है राजस्थान एक्सपेंशन या एक्सप्रेशन। यहाँ पे एक क्रेन ऑयल, एक प्राइवेट कंपनी है वेदांता, उन्होंने 4 बिलियन इन्वेस्ट किया है वहाँ पे ढूंढने के लिए कि कुछ ऑयल मिलता है कि नहीं। उसके बाद में एक न्यू रीजनल लाइसेंसेस हम पास कर रहे हैं ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत। ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखने वाली है, सवाल आने के चांसेस कम है, बट स्टिल। एनीवेज, नेक्स्ट न्यूज़। 100% एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर। सरकार ने अभी एक नया रूल लाया है। कौन से एक्ट के तहत लाया है? सबका बीमा सबकी रक्षा, सबका बीमा सबकी रक्षा एक्ट है 2025 का। उसके तहत सरकार ने ये रूल लाया है कि कोई भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी 100% एफडीआई, मतलब पूरा फॉरेन ओनरशिप कर सकती है। इसमें विदाउट गवर्नमेंट परमिशन, उसको आपको डायरेक्टली वो, मतलब गवर्नमेंट का ध्यान रहेगा, बट उनको परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। वो डायरेक्ट राउट, डायरेक्टली आप कोई भी अपनी अगर कंपनी है इंश्योरेंस की, तो आप 100% फॉरेन ओनरशिप रख सकते हैं। इसमें कुछ कैविएट्स है। क्या कैविएट्स है हम देखते हैं। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है, उसमें हम 100% एफडीआई, गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सरकारी कंपनी है, हम सबकी फेवरेट, जिसके लिए हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं, LIC AAO के लिए, LIC में सिर्फ 20% तक ही एफडीआई हो सकता है LIC एक्ट 1956 के तहत। उसके बाद इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज, यहाँ पे भी 100% एफडीआई हो सकता है। इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज मतलब क्या है? कुछ कुछ कंपनियां ऐसी है कि जिनका खुद का इंश्योरेंस वगैरह कुछ नहीं है, वो बस दूसरे का इंश्योरेंस बेच रही है, वैसी कंपनियां भी 100% एफडीआई कर सकती है। उसके बाद है कुछ उसमें कैविएट्स है। क्या कैविएट्स है? एटलीस्ट वन ऑफ देम, एक तो चेयरपर्सन, नहीं तो मैनेजिंग डायरेक्टर, नहीं तो सीईओ, 3 में से कम एक रेसिडेंट इंडियन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी एनआरआई को लाके बिठा दिया। वैसी अगर कंपनी 100% एफडीआई वाली है, तो ये तीनों में से एक इंडियन होना चाहिए। आगे इसमें देखते हैं कैविएट्स क्या क्या है। उसके बाद में वो आप है फॉरेन ओन्ड, आपकी आपके मालिक सब फॉरेनर है, लेकिन आपको इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDAI के अंडर ही काम करना पड़ेगा, हमारे सारे रूल फॉलो करने पड़ेंगे। और ये पॉइंट प्रीमियम री इन्वेस्ट करिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जितना भी प्रीमियम हमसे लेते हैं, हमारे इंडियंस से लेते हैं, वो सारा का सारा आपको इंडिया में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 100% लिमिटेड एंटायर प्रीमियम कलेक्टेड विद इन इंडिया जो है, वो आपको पूरा का पूरा इंडिया में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जो प्राइसिंग गाइडलाइंस है, जो प्राइसिंग है कि भाई इतना आप प्रीमियम रख सकते, इतना नहीं रख सकते, कम ज़्यादा, इसमें भी आपको इंडिया के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो किस किस के रूल्स रहेंगे? वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करेगी अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशंस के तहत। ये हो गया। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। 10% चाइनीज कंपनी, अभी इंडिया चाइना का प्यार कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। 1-2 दिनों में वो लैंड बॉर्डर वालों को एफडीआई लाने में बहुत आसानी कर दी। अभी एक नया रूल रहा है कि कोई अगर फॉरेन कंपनी है, कोई भी फॉरेन कंपनी है जिसमें 10% तक, मैक्सिमम 10% तक चाइनीज या हांगकांग, इसमें भी उन्होंने हांगकांग ऐसे ही डाल दिया है,
उनको फेवर चाइना को ही करना है। इंडिया और चाइना की फ्रेंडशिप अभी थोड़ी बढ़ रही है। 10% चाइनीज एंड और हांगकांग, अगर आपकी कंपनी मैक्सिमम 10% चाइनीज या हांगकांग है तो आपको ऑटोमेटिक राउट के तहत आप इंडिया में ऑटोमेटिक राउट के तहत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट्स अचीव्ड। अभी कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट्स थे फिजिकल ईयर 25-26 के लिए, कितने थे? 11 लाख करोड़ वो, और दैट इज लाइक 3.1% ऑफ द जीडीपी वो था। और वो एज ऑफ मई, मतलब एक महीना लेट हो गया, वैसे होना तो वो 1 अप्रैल तक ही चाहिए था, लेकिन अभी 2-3 मई तो आ ही गया है, तो एक महीना लेट हुआ। लेकिन 98% ऑफ उसका टारगेट 11.21 का 98% लाइक 10.75 लाख करोड़ ये इन्वेस्ट हो चुके हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? आप कुछ कैपिटल क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि आपने किसी स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया, उन्होंने बस स्टॉप बना दिया, आपने कुछ ऐसे ओएनजीसी को दे दिया, उन्होंने कुछ ऑफशोर ऑयल रिग खड़ी कर दी। ये तो कैपिटल मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा दिखता है। आजकल के ज़माने में डिजिटल भी होता है, तो आपने किसी सी डॉट को दे दिया तो उन्होंने यूपीआई बना दिया, ऐसे टाइप का कुछ होना चाहिए। अच्छा, किस किस को सबसे ज़्यादा पैसे मिले हैं? सबसे ज़्यादा पैसे मिले मतलब खर्च किए, सबसे ज़्यादा पैसे खर्च किए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने। कितने? 2.6 लाख करोड़। और ये बनता भी है, रेलवे का जितना भी खर्चा होता है उसमें से ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 50% तो कैपिटल ही होता है, वो सैलरी को छोड़ के। सेकंड नंबर पे कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इन्होंने कितने? 2.4 लाख करोड़। तीसरे नंबर पे डिफेंस मिनिस्ट्री। अभी डिफेंस में ध्यान देने वाली बात यह है कि डिफेंस का कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 2.1 लाख करोड़ है, पर पूरा डिफेंस का जो हमारा बजट है वो 6.81 लाख करोड़ है। मतलब ये आप सोच ही ली इसमें से कि टोटल खर्चा 6.81 है, और पूरे हथियार, सारा नया इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें से सिर्फ 2.19 लाख में बनने वाला है। ठीक है, तो सैलरीज में फौजियों के, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सैलरीज में बहुत पैसे जा रहे हैं। आखिरी न्यूज देखते हैं, सबसे ज्यादा, और फिर फोर्थ नंबर क्या है ना, स्टेट कैपिटल सपोर्ट। पूरे सारे स्टेट्स को 1.5 लाख करोड़ दिए गए हैं। वो एक स्कीम मैंने इससे पहले भी डिस्कस की थी, उसमें कि स्टेट्स को, सारे राज्यों को 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है, उसके तहत भी 1.5 लाख करोड़ खर्च हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। इंटरनेशनल में देखेंगे, म्यांमार म्यांमार में क्या हुआ है? हमारे जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, कौन? कोमोडोर या फिर सॉरी एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, ये म्यांमार के एक विजिट पे गए, वहां पे वो सब उन्होंने डिस्कस किया। म्यांमार के बारे में थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं। म्यांमार के प्रेसिडेंट है मिन ऑन्ग हिलियांग, ये नाम रटना ही पड़ेगा भाई, कुछ ऑप्शन नहीं है। कैपिटल ये भी रटना पड़ेगा, नायपीआई दाऊ, ये भी रटना पड़ेगा। म्यांमार के बारे में तीसरी चीज जो बहुत बार क्वेश्चन आया है एसएससी में, वो ये है कि ऑन्ग सैन सू की, ये एक महिला है जो नोबेल प्राइज विनर है, जिनको अर्ली 90s में, सॉरी नोबेल प्राइज इनको मिला था 1991 में। ये वहाँ अभी म्यांमार में ना एक मिलिट्री शासन है, तो ये उनसे लड़ रही है। कभी कभी इनकी दोस्ती हो जाती है, कभी कभी दुश्मनी हो जाती है, तो वो बॉल बाय बॉल कमेंट्री चल रही है। इनको रिस्पेक्टफुली म्यांमार में हाउस अरेस्ट में रखा गया है, ये करंट खबर है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। मिशन दृष्टि। मिशन दृष्टि एक बहुत हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है। उसके तहत गैलेक्सी आई, एक बेंगलुरु का, बैंगलोर का गैलेक्सी आई नाम का एक स्टार्टअप है, एक प्राइवेट कंपनी है, जिसने बनाया है एक ये बनाया है ऑप्टोसार वाला सैटेलाइट बनाया। अभी ऑप्टोसार का मतलब होता है, सार का ऑलवेज द फुल फॉर्म विल ऑलवेज बी सिंथेटिक एपर्चर रेडर। सिंथेटिक एपर्चर रेडर जहां भी आए तो उसका मतलब होता है कि वो जो सैटेलाइट होता है वो क्लाउड्स के थ्रू देख सकता है, इट कैन सी थ्रू द क्लाउड्स, उसको क्लाउड से प्रॉब्लम नहीं होती। और ये ऑप्टो का मतलब होता है हाई रेजोल्यूशन, मतलब आप डिसाइड कर लो कि भाई ये 1-2 किलोमीटर में मेरे को देखना है और वो क्लाउड्स के थ्रू देखना है, तो वैसा टाइप का सैटेलाइट हमारे प्राइवेट कंपनी ने बनाया है। उसको लॉन्च किया है इलॉन मस्क के स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट ने। कहाँ से? वेंडरबर्ग स्पेस फोर्स बेस इन कैलिफोर्निया यूएसए में उन्होंने लॉन्च किया गया है। अभी इसमें हमारे इस ऑप्टोसार सैटेलाइट में क्या क्या टेक्नोलॉजी एम्बेडेड है? सिंक फ्यूज्ड टेक्नोलॉजी। सिंक फ्यूज्ड टेक्नोलॉजी का मतलब ऐसा होता है कि डिसाइड कर लेते हैं, उसमें कोऑर्डिनेट्स डाल देते हैं और उसी टाइम पे हर दिन वही की पिक्चर ली जाती है।
जब बॉर्डर डाल दिया हमने, बॉर्डर के राजस्थान बॉर्डर के कोऑर्डिनेट्स डाल दिए, उसमें पाकिस्तान का कोई लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड डाल दिया और बार बार उसी की फोटो ले रहे, तो कोई मिलिट्री बिल्डअप होता है तो हमें वो पता चल जाता है। इसके दूसरे यूजेस भी है, एग्रीकल्चर में, वेदर में, ये सारी चीजें भी है। इसके ऊपर एक ऑनबोर्ड एक एआई प्रोसेसिंग वाला एक एआई प्रोसेसिंग भी उसके ऊपर लगा है, वो बनाया है एनवीडिया जेटसन ओरायन, एनवीडिया कंपनी ने बनाया, जिसका नाम है जेटसन ओरिन। ये उसके ऊपर लगा है, उससे प्रोसेसिंग भी वही के वही हो जाएगी, नीचे आके प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है। इसकी रेजोल्यूशन इतनी हाई है 1.5 टू 1.8 किलोमीटर्स, सॉरी मीटर्स, मतलब इतना बस सोचिए। एनीवेज नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, ये एक नई टेक्नोलॉजी आई है, सरकार की तरफ से ही आई है। सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि कोई समझ लीजिए आपको कहीं पता चल गया कि भाई ओडिशा में सुनामी आने वाली है किसी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में, तो वो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में सारे फोन्स पे एक साथ मैसेज चला जाएगा कि भाई इतने टाइम में ये सुनामी आने वाली है, आप कोस्ट से दूर रहे। तो उसके लिए आपको एक नंबर टाइप नहीं करना पड़ेगा। उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। उसको डिजाइन किया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, इट इज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, और उसके साथ और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी इसमें से, और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होम अफेयर्स के अंडर आती है, जो कि हमारे है अमित शाह। एनीवे नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। और हमारे टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। हील इन इंडिया, हील इन इंडिया एक नया प्रकल्प है। एक ऑलरेडी जो प्रकल्प चल रहा था इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया के तहत, उसके तहत एक नया प्रकल्प चालू हुआ है हील इन इंडिया। इनक्रेडिबल इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का एक प्रकल्प था। अंडर दैट हम फॉरेनर्स को इंडिया में लाएंगे, उनको मेहमान नवाजी करेंगे, उनके लिए ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, ये सारा होता था इनक्रेडिबल इंडिया। अभी हील इन इंडिया के तहत अंडर मेडिकल टूरिज्म, ऐसा अभी इंडिया इज गेटिंग अप टू बी अ मेडिकल टूरिज्म हब, जहाँ पे सब सारी ट्रीटमेंट्स बहुत सस्ते में होती है, ऑलमोस्ट 5 से 6 गुना सस्ते में होती है यूरोप और अमेरिका के कंपैरिजन में। ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग इंडिया में आते हैं इलाज करने के लिए, तो उसको बोलेंगे इनक्रेडिबल इंडिया। और उसके अंदर हमारे पास कुछ यूनिक चीज़ें कौन कौन सी, आयुर्वेदा हो गया, योगा हो गया, नेचुरलोपैथी, ये सारा है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी, अभी न्यूज़ में चल रहा है कि नीट का एग्जाम हुआ और नीट का एग्जाम आसान आया, तो कट ऑफ हाई जाने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो नीट के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, कौन कौन सी एग्जाम नीट, ये नेशनल NTA नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी कौन कौन सी एग्जाम्स कंडक्ट कराता है। सबसे पहले देख लेते हैं नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी, ये 2007 में चालू हुई थी, आई थी, फिर उसको ऑपरेशनल होने में बहुत टाइम लगा था। इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और उसके डायरेक्टर जनरल है अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह साहब IAS ऑफिसर है, वो उसको हेड करते हैं। अभी नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी कौन कौन से एग्जाम्स कंडक्ट कराती है? नीट UG कराती है, नीट PG नहीं कराती, नीट PG नहीं कराती, JEE मेंस कराती, JEE एडवांस नहीं कराती। JEE एडवांस बाय रोटेशन टॉप के 7 IIT में से एक IIT हर साल कराता है। उसके बाद CUET UG PG कराती है, उसके बाद UGC नीट कराती है और बाकी की एग्जाम्स कराती है। हमारी भी जो IBPS की एग्जाम है, SSC की एग्जाम है या इंश्योरेंसेस की एग्जाम्स है, वो भी इसके अंडर नहीं आती। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। फायर सेफ्टी वीक, फायर सेफ्टी वीक सेलिब्रेट किया गया, कौन से मिनिस्ट्री ने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसके मिनिस्टर है हमारे नड्डा साहब। और ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया? फायर सेफ्टी वीक है 4 to 10 मई में सेलिब्रेट किया गया, और इसका सबसे बड़ा सेलिब्रेशन हुआ कर्तव्य भवन में। कर्तव्य भवन ये हमारे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का नया नाम है। जो विस्टा, सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट हुआ था, तो उसका नया नाम है कर्तव्य भवन। कर्तव्य भवन सेंट्रल कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया। जो हमारे मंत्रालय थे, जहाँ पे हमारे सारे ब्यूरोक्रेट्स एंड हमारे टॉप के मिनिस्टर्स बैठते थे, उस बिल्डिंग को भी कर्तव्य भवन बोलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2.0, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये नया हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, फिर से इसमें हमारे श्री JP नड्डा साहब है, इन्होंने इसके 2.0 गाइडलाइंस इन्होंने लॉन्च की है। उसके तहत हमें 4 चीज़ें देखनी है, कौन कौन सी? डिफेक्ट एट बर्थ, डिसीज, डेफिशिएंसीज एंड डेवलपमेंट, ये 4 Ds हमें देखनी है। ये सब होगा, सारी अच्छी अच्छी बातें, रटने वाली बातें मैंने हाईलाइट करके रखी है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। LRASHM,
लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल। अभी लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपर एक नई मिसाइल इंडिया ने डेवलप की है और वो टेस्ट की गई थी डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। ओडिशा के कोस्ट पे एक डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड नाम का एक आइलैंड है, उसका डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड का, वहाँ पे हमारे सारे टेस्टिंग, स्पेशली डिफेंस की टेस्टिंग्स वहाँ पे होती है। अभी ये LRASHM की कुछ बातें जान लेते हैं। इसका ऑपरेशनल रेंज फिलहाल 1500 किलोमीटर है, विच कैन गो टू 3500 किलोमीटर। इसको पकड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि इसकी जो स्पीड है, इट इज मैक्सिमम स्पीड इज माक 10, माक जही भी आता, माक 1, माक 2, माक 3, उसका मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड। माक 1 का मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड, उसकी मैक्सिमम स्पीड है माक 10, मतलब साउंड के स्पीड से 10 गुना से वो फास्ट जा सकती है, और उसकी एवरेज स्पीड है माक 5। तो सोचिए ये मिसाइल को पकड़ना कितना मुश्किल है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। गाइडेंस डॉक्यूमेंट फॉर डायबिटीज मेलिशियस इन चिल्ड्रन। अभी एक नया प्रकल्प निकला है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ही, कि उसके तहत क्या करेंगे, जो क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो डायबिटीज कैपिटल बन गया है, और डायबिटीज अनफॉर्चुनेटली ऐसी बीमारी है कि जिसका कोई ऐसा पक्का इलाज नहीं है। यू ओनली हैव टू लाइक चेंज योर लाइफ स्टाइल अराउंड इट, आपको वही करना पड़ता है। तो उसके लिए ये जो है, बचपन से ही हमने अगर डायबिटीज पकड़ लिया तो उसको थोड़ा सा ट्रीट करना, उसको वो बच्चे को वो सारी चीजें करना आसान हो। तो उसके तहत ये नया प्रकल्प निकला है, उसका टाइटल है गाइडेंस डॉक्यूमेंट ऑन डायबिटीज मेलिटस इन चिल्ड्रन। इसके तहत जो 18 साल से नीचे के बच्चे हैं उनको स्कूल में ही पूरे इंडिया के सारे बच्चों को डायबिटीज के लिए टेस्ट कराना है, और जिनको डायबिटीज है फिर उनको इत्तला कर देना है कि यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ना। डायबिटीज के कुछ लक्षण इस डॉक्यूमेंट में बताए गए हैं, वो है टॉयलेट, अगर आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, दैट इज वन ऑफ द दिस थिंग। थर्स्ट, अगर आपको बहुत प्यास लगती है, तो उसके बाद अगर आपको बहुत थका सा महसूस होता है एवरी टाइम, दैट इज द साइन ऑफ दिस थिंग। और आप बेवजह पतले हो जाते हैं, वो भी ये 4 T's जो है T4, ये चारों में से 2 या 3 अगर आपको है तो चांसेस बनते हैं कि आपको डायबिटीज है, और अगर ऐसा आपके साथ होता है तो जाके एक बार ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करवा लीजिए। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नॉर्थ टेक सिंपोसियम। नॉर्थ टेक सिंपोसियम एक ऐसा प्रोग्राम हुआ था प्रयागराज में, यूपी के प्रयागराज में 3 इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर बनाया था। कौन कौन सी? नॉर्दर्न कमांड, सेंट्रल कमांड एंड सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स। ये मतलब डिफेंस का और इंडस्ट्री का एक मिलन टाइप का था, जिसको हमारे राजनाथ सिंह साहब ने नेतृत्व किया था। उसके तहत ये रक्षा त्रिवेणी नाम का एक ऐसा ये बताया गया है। कौन से त्रिवेणी, कौन 3 शक्तियों को मिलकर साथ में आना है? टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री एंड सोल्जरिंग। मतलब आप टेक्नोलॉजिकली कुछ अच्छी चीज़ बनाओ, उसको इंडस्ट्री से मास प्रोड्यूस करो और सोल्जर्स में बांट दो। ये हमारे राजनाथ सिंह साहब ने इसका ये नेतृत्व किया था। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। स्टेट में देखेंगे T-94 ये रशियन टैंक नहीं है। T-94 एक टनल है जो कहाँ बना है? जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे? उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक इन जम्मू एंड कश्मीर। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे टनल उभर के आ रहा है। इसकी लेंथ है 12.76 किलोमीटर। सेकेंड लॉन्गेस्ट हम देख लेते हैं, पीर पंजर रेलवे, ये भी इट्स ऑल्सो इन जम्मू एंड कश्मीर। इसकी लेंथ है 11.2 किलोमीटर्स। एंड रापुरू टनल, दैट्स इन आंध्र प्रदेश, उसकी भी लेंथ है 6.6 किलोमीटर्स। ये है लॉन्गेस्ट। ओके अच्छा, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट टनल कहाँ पे है? गोथार्ड बेस टनल इन स्विट्जरलैंड। ये 57 किलोमीटर का टनल है। एक ऐसी न्यूज और सामने आ रही है कि इससे ये हमारा 12.76 किलोमीटर ना 14 किलोमीटर का एक टनल बनने वाला है। मुझे याद नहीं आ रहा, वो बना नहीं है, जब बनेगा तब अपन न्यूज़ में उसको डिस्कस कर लेंगे। ये टनल की एक खासियत ऐसी है ये वाले T-94 की, कि ये एक न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से बनाया गया है, जिसमें क्या होता है कि टनल जा रहा है ना, तो बीच बीच में से टनल निकल रहे सेफ्टी के लिए, कि ट्रेन खराब वराब हो गई बीच में तो वैसे अंधेरे में वापस कैसे आएंगे, तो बीच बीच में से बाहर से निकलने के रास्ते है। एनीवेज नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। MOUs एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में देखेंगे अपग्रेड ने अनअकैडमी को खरीद लिया। एक टाइम पे जो भी आप में से वेटरन प्लेयर्स होंगे UPSC प्रिपरेशन के, जिन्होंने अनअकैडमी के बारे में सुना होगा, अनअकैडमी अभी बिकने जा रही है। कितने में बिकने जा रही है? इट इज़ गोइंग टू बी इन 2555 करोड़ 218 मिलियंस, और ये 90% ड्रॉप है, क्योंकि इसका पीक जो वैल्यूएशन था वो था
3.4 बिलियन, जो 2021 में जस्ट कोविड के बाद जो सब ऑनलाइन टीचिंग वीचिंग चल रही थी तब, तो अभी इसको खरीदने वाले हैं अपग्रेड। अपग्रेड भी एक एडटेक प्लेटफॉर्म है जिसके तहत हाईटेक कोर्सेस वो सेल करते हैं, जैसे कि एआई के कोर्सेस, डेटा के कोर्सेस, बहुत सारी चीज़ें ऐसे, वो डिग्री वगैरह भी, इनकी डिग्रियों को भी कुछ कुछ जगहों पे मान्यता है। तो अपग्रेड इस खरीदने वाला है इसको, अनअकैडमी को। अपग्रेड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अपग्रेड के जो को फाउंडर है, एंटरप्रेन्योर, वो है रॉनी स्क्रूवाला। रॉनी स्क्रूवाला इज ऑल्सो ए बॉलीवुड डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, जिन्होंने एक बहुत अच्छी अच्छी मूवीज डायरेक्ट की है। रंग दे बसंती मूवी इन्होंने डायरेक्ट की है। एनीवेज, और अनअकैडमी के फाउंडर्स है, को फाउंडर्स है गौरव मुंजाल एंड रोमन साइनी। रोमन साइनी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। एनीवे, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। हाँ, राजस्थान रॉयल्स, राजस्थान रॉयल्स भी बिकने जा रहा है। राजस्थान रॉयल्स जो आईपीएल की एक टीम है वो बिकने जा रही है, और उसे खरीदेंगे दो लोग। एक है लक्ष्मी मित्तल साहब और दूसरे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अदार पूनावाला। ये दोनों ने मिलके 1.65 बिलियन डॉलर्स यानी 15,660 करोड़ में इसको खरीदने वाले। प्रॉब्लम ये हुआ कि जो राजस्थान रॉयल्स के जो ओनर्स है वो थोड़े एनआरआई टाइप के लोग हैं, और उनका कुछ तो भी लीगल ये सब में फंस गए, तो राजस्थान रॉयल्स को खरीदने वाले हैं। और राजस्थान रॉयल्स में मनोज बदाले एक है, ये भी क्रिकेटिंग एक्सपर्ट ये लेके आते हैं, ये इसी में रहने वाले हैं। उसके साथ साथ अभी लक्ष्मी मित्तल साहब को और अदार पूनावाला साहब को 2 टीम फ्री में मिलेगी। राजस्थान रॉयल्स की जो टीम्स है वो है पर्ल रॉयल्स जो साउथ अफ्रीका की T20 लीग में खेलती है, और बारबेडोस रॉयल्स जो वेस्ट इंडीज की इंटरनल क्रिकेट लीग में खेलती है। एनीवे, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। स्पोर्ट्स में देखेंगे फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट। देखिए, मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता देता हूँ। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जो है, कैंडिडेट्स टूर्नामेंट ऐसा होता है कि वर्ल्ड के टॉप के 8 चेस प्लेयर्स आपस में खेलते हैं, और इनमें से जो जीतता है एक, वो उस साल के चैंपियन को चैलेंज करता है। तो अभी चैंपियन, अभी फिलहाल चैंपियन इन लाइक फोर्थ में 2026 अभी फिलहाल चैंपियन है हमारे इंडिया के गुकेश डोम्माराजू। ओके, और ये वाले इस साल के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में जीत हुई है जोवाखिर सिदारोफ, एंड ही इज फ्रॉम यूक्रेन। यूक्रेन लिखना है, यूक्रेन, ये यूक्रेन के है, नहीं सॉरी यूक्रेन के नहीं, उज्बेक के, उज्बेकिस्तान के, उज्बेकिस्तान के हैं ये। और ये वो जीत गए हैं, और अभी ये हमारे गुकेश डोम्माराजू को ये नवंबर दिसंबर में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे। इन 8 प्लेयर में हमारे इंडिया के एक इंडियन थे, उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। ही वॉज आर प्रज्ञानंदा, बहुत यंग प्लेयर है ये, 22-23 साल के होंगे, और वो 7th रैंक पे आए। 8 में से 7 आए, तो कुछ अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा नहीं। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। वुमेन्स फीडे में हमारे लड़कियों ने बाजी मारी। फॉर द फर्स्ट टाइम कोई वुमेन, इंडियन वुमेन चैलेंजर है, वो महेश प्रज्ञानंद बाबू की सिस्टर वैशाली रमेश बाबू, ये जीत गई है। ये जो 8 में से जो टॉपर थी वो थी, और वो अभी चैलेंज करेगी इस साल जू वेंजुन को, जो चाइना से है, फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। और मैं एक थोड़ा याद में रखना कि ये कैंडिडेट्स टूर्नामेंट हुई कहाँ पे थी, ये हुई थी साइप्रस में। साइप्रस इज अ छोटा सा आइलैंड है, एक टर्की के पास में एक छोटा सा आइलैंड है, वहां पे ये टूर्नामेंट हुई थी। एनीवेज, थॉमस कप, ओके, थॉमस कप में इंडिया ने बाजी मारी है, और इंडिया को मिला है ब्रॉन्ज मेडल। सबसे टॉप पे रहा है चाइना, सेकंड पे रहा है फ्रांस फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रांस इस टूर्नामेंट में आगे रहा है। थर्ड पे है इंडिया, फोर्थ पे है डेनमार्क। ओके, तो ये थॉमस कप हॉर्सेंस डेनमार्क में होता है, डेनमार्क में ही हुआ था, और डेनमार्क 4th आया है। और इंडिया को टीम विक्ट्री मिली है। हमारी, मेरे को एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है, तो सिंगल्स खेलते नहीं तो डबल्स खेलते, पर इन्होंने न्यूज़ में लिखा था कि टीम विक्ट्री है। और टीम विक्ट्री में कुछ नाम सामने आए हैं, वो है लक्ष्य सेन, हम सबके फेवरेट, स्वास्तिकर साईराज, रांकी रेड्डी, चिराग शेट्टी एंड आयुष शेट्टी, ये लोगों ने बाजी मारी है, और इंडिया को मिला है ब्रॉन्ज। इसी का थॉमस कप का जो लेडीज वर्जन होता है उसको बोलते हैं ऊबर कप। ऊबर कप में इंडिया की लड़कियों ने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, पीवी सिद्धू बहुत जल्दी बाहर हो गई थी। एनीवेज, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। मायामी ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस है, फॉर्मूला 1 रेस, उसमें बाजी मारी है मर्सिडीज गाड़ी चलाने वाले किमी एंटोनिएली फ्रॉम इटली। इन्होंने बाजी मारी है मायामी ग्रैंड प्रिक्स में।
और मायामी है हमारे फ्लोरिडा के यूएसए में। जब मैं यह सब रिवाइज कराऊंगा तो जो जो अलग अलग जगह, मैड्रिड में कौन जीता, मायामी में कौन जीता, अबू धाबी में कौन जीता, उसका मैं पूरा एक लिस्ट बना दूंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। मैड्रिड ओपन, मैड्रिड ओपन मतलब ये टेनिस की टूर्नामेंट है, दिस इज टेनिस। ये ऐसे मैड्रिड ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये सारे टेनिस की टूर्नामेंट। यहाँ पे बहुत सारे विनर्स है, ये नाम हमको रटने ही पड़ेंगे और इसमें कोई ऑप्शन नहीं, इसमें एक भी इंडियन नहीं है, लेकिन सवाल आ सकता है, सवाल इस पे बहुत बार आता है। एक बार देख लेते हैं। मेंस सिंगल में देखें जानिक सिनर फ्रॉम इटली, वुमेन सिंगल्स में देखें मार्ता कोत्स्विक फ्रॉम यूक्रेन, मेंस डबल में हेनरी पैटन फ्रॉम यूके, हैरी हेलियोवारा फ्रॉम फिनलैंड, वुमेन में देखेंगे कैटरीना सियानाल्कोवा फ्रॉम चेक रिपब्लिक एंड टेलर टाउनसेंड फ्रॉम यूएसए। ये रटना ही पड़ेगा, जो भी है कुछ निमोनिक बना के इसको रट लो। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में देखेंगे, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में अभी रिसेंटली नीति आयोग में बहुत सारे नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, तो हम नीति आयोग को पूरा रिवाइज कर लेते हैं। नीति आयोग में चेयरपर्सन इज ऑलवेज श्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वाइस चेयरपर्सन ये न्यू आए हैं, ये न्यू आए हैं श्री अशोक कुमार लिहिरी। सीईओ पुरानी है मिस निधि चिब्बर। फिर उसके बाद में ये दो लोग नए आए, श्री बाला सुब्रमण्यम, इन्होंने स्टार्ट किया था स्वामी विवेकानंदा यूथ मूवमेंट, और डॉक्टर जोराम अनिया, ही इज द फर्स्ट मेंबर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू बिकम द परमानेंट मेंबर इन नीति आयोग। उसके बाद है डॉक्टर वी के सारस्वत, विनोद पॉल, प्रोफेसर रमेश चंद, डॉक्टर अरविंद वीरमणि एंड श्री राजीव गौबा। अगर ये सारे, वैसे तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पांचों में से भी 5 में से 4 नाम नए हैं, पर सबसे ज्यादा अगर एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं तो वो बनते हैं इनके, डॉक्टर जोराम अनिया के, बिकॉज ही इज द फर्स्ट मेंबर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू ज्वाइन नीति आयोग। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नीति आयोग के बारे में, ये तो उनके परमानेंट मेंबर्स हो गए, उनका एक काउंसिल बैठता है, काउंसिल में सारे चीफ मिनिस्टर्स बैठते हैं, ठीक है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स बैठते जो यूनियन टेरिटरीज के होते हैं। डेज में देखेंगे, थर्ड में जो है वो इंटरनेशनल सन डे है, उसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, रन फॉर सन नाम की एक मैराथन स्टार्ट की है। और सन के बारे में है तो इसके ऊपर उन्होंने हमारा जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके तहत उन्होंने इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट किया। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक बार अगर आप सोलर पैनल लगा लो तो जेन्युइनली आपकी बिजली का बिल एक तो बहुत ही कम आता है, लाइक 200-300 रुपए, ये आता ही नहीं। हमारे घर में लगा है, बिजली का बिल ऑलमोस्ट नहीं लाता है, पर वन टाइम खर्चा है। इसके तहत उसको फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, और अगर आप ये लगा लो तो वो एक तो आपको लोन मिलता है बहुत सस्ते में, वो सस्ते में मिलता है मतलब 7% के अराउंड उसका रहता है, और साथ में आपको सब्सिडीज भी मिलती है। कितनी मिलती है? 30,000 1 किलोवाट और उसके बिलों के लिए, 60,000 2 किलोवाट और उसके बिलों के लिए, और मैक्सिमम 78,000 फॉर 3 किलोवाट और हायर के लिए। तो ये लिमिट्स ध्यान में रखना, क्वेश्चन आ सकता है। आज के करंट अफेयर्स यही समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड फॉर डेली करंट अफेयर्स क्लिक ऑन द बेल आइकन। थैंक यू।